सभी को नमस्ते। आशा है कि आप सभी लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। आज सरकार की मंशा के अनुरूप एक अपील आप लोगों से करना चाहते हैं कि आरोग्य सेतु जो ऐप है उसे आप सभी लोग अपने स्वयं के हित में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये जब भी आप कभी घर से बाहर किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में यदि आपको निकलना पड़ता है तो ये आपको संकेत दे देगा कि आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है या नहीं, तो आप जागरूक हो जाएंगे और वहाँ से हट जाएंगे। इसी अपील के साथ आज साइंस का चैप्टर 2 वनस्पति जगत के संबंध में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले पौधों के भाग की चर्चा करते हैं। पौधे में 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। इसी तरह से फिर जड़ के भी भाग होते हैं, मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। तना में भी 2 भाग होते हैं, दृढ़ तने, कमज़ोर तने। पत्ती, इनमें भी 2 भाग होते हैं, 2 तरह की होती हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। तो सबसे पहले जड़ के बारे में चर्चा करते हैं। जड़ क्या है? पौधे के अक्ष का वह भाग जो सामान्य रूप से भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है, जड़ अथवा मूल कहलाता है। अब जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूसला जड़, नंबर 2 अपस्थानिक जड़। नंबर 1 मूसला जड़ें अंकुरित होते हुए बीज के मूलांकुर से बनी प्राथमिक मूल की लगातार वृद्धि करने से बनती है। इससे शाखाएं भी निकल सकती हैं, जिन्हें द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे चना, मटर, इमली आदि। नंबर 2 है अपस्थानिक जड़ें। इन पौधों में मूलांकुर अंकुरण के पश्चात शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मुख्य जड़ की वृद्धि रुकने के बाद पौधे के तने के आधार से अनेक जड़ें फूटती हैं। ये जड़ें झकड़ा या अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे हल्दी, शकरकंद आदि। जड़ों के कार्य क्या हैं? जड़ों के मुख्य कार्य, नंबर 1, जड़ें पौधों को मिट्टी में स्थिर करके सहारा प्रदान करती हैं। नंबर 2, जड़ें मिट्टी से जल व खनिज लवणों को सोख लेती हैं, जो बाद में तनों द्वारा पत्तियों से भेज दिए जाते हैं। नंबर 3, जड़ों का काम है श्वसन तथा एकत्रीकरण माने संचय का अतिरिक्त कार्य भी करती हैं। नंबर 4, संवहन या रसारोहण द्वारा खनिज लवणों को पत्तियों तक भी पहुंचाती हैं। अब इसके बाद तना के बारे में, तना या स्टेम, इसके बारे में समझते हैं। बीज अंकुरण में प्रारंकुर से विकसित होने वाला भाग तना या स्तंभ कहलाता है। साधारणतः तना पौधों के अक्ष से निकलता हुआ भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि करने वाला भाग होता है। केवल कुछ रूपांतरित तने ही भूमिगत हो सकते हैं। अब तने के प्रकार, तना मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वही दृढ़ तने और कमजोर तने। दृढ़ तने क्या है? दृढ़ तने वाले पौधे या पेड़, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इसका बहिर्वर्धी। कुछ पौधों में मुख्यतः तना आधार पर चौड़ा व शीर्ष की ओर पतला हो जाता है। इस कारण पौधे का तना क्रोनिकल शंकु के आकार का शंकु आकार हो जाता है, जैसे चीड़, फर आदि। नंबर 2 है इसका लीनाक्ष। कुछ पेड़ पौधों में मुख्य तने की वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है
तथा वहाँ से अनेक बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं। ऐसे तनों को लीनाक्ष कहा जाता है, जैसे आम, इमली, बरगद, नीम आदि। थर्ड नंबर, स्तंभ। ये तने सीधे एवं मजबूत होते हैं, इनसे कोई शाखाएं नहीं निकलती हैं। तने के शीर्ष पर पत्तियां गुच्छे के रूप में ही होती हैं, जैसे खजूर, ताड़ आदि। फिर है कलम। ऐसे तने पर्व पर बेस, किंतु पर्व संधियों में खोखले होते हैं, जैसे बांस, गन्ना, मक्का आदि। फिफ्थ, पुष्पदंड। अनेक एक पत्री पौधों जैसे प्याज, लिली, केला आदि में तने भूमिगत होते हैं। भूमिगत तनों से वयस्क पौधों में एक लंबा वायवीय तना निकलता है, जिसे स्केप कहते हैं, तथा स्केप के शीर्ष पर फूल आते हैं। ये तो हुआ दृढ़ तने का। अब है इसके बाद कमजोर तना। ये तने भूमि के ऊपर सीधे नहीं होते। ये भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्यतः नंबर 1, तल सर्पी। तल सर्पी। इन पौधों के तने पतले होते हैं एवं वे भूमि की सतह पर फैले होते हैं। इनमें कुछ के तनों की पर्व संधियों से जड़ें भी निकल आती हैं, जैसे ऑक्सेलिस, ड्राइडेक्स आदि। सेकंड नंबर, विसर्पी लता। जब कमजोर तने वाले पौधे के तने से अनेक शाखाएं निकली हों तथा उनके पर्व से जड़ें निकलती हों, तब उन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जैसे पुदीना, गुलदाउदी आदि। इसके बाद थर्ड नंबर है आरोही लता। कुछ पौधों के तनों की भूमि के ऊपर सहारे के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों को आरोही लता कहते हैं, जैसे अंगूर, करेला आदि। अब जड़ और तनों में अंतर समझते हैं। जड़ क्या है और तना क्या है? तो जड़ पौधे का अवरोही भाग है, जबकि तना पौधे का आरोही भाग है। जड़ को अवरोही क्यों कहा गया? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ चलती है ये, और तना नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, इसलिए इसको जड़ को अवरोही भाग कहा गया है और तने को आरोही भाग। ये नेक्स्ट है, ये भूमि की ओर एवं प्रकाश से दूर विकसित होती है। जड़ें जो होती हैं वो भूमि की ओर, भूमि माने अंदर की ओर, एवं प्रकाश से दूर, जहाँ अंधेरा रहता है, इस ऐसी जगहों पर ये विकसित होती हैं। जबकि तना भूमि से दूर एवं प्रकाश की ओर विकसित होता है। ये ऊपर की तरफ रहता है तो प्रकाश इसको चाहिए। नंबर 3, जड़ मूल रूप से बीज के मूलांकुर से विकसित होती है, जबकि तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। नंबर 4, जड़ में पर्व संधि एवं पर्व नहीं होते हैं, जबकि तने में पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। जड़ में पत्तियां तथा फूल नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं इस बात को कि जड़ में पत्तियां तथा फूल नहीं होते हैं, जबकि तने पर पत्तियां व फल फूल होते हैं। इसके बाद पत्ती के बारे में अध्ययन करते हैं। पत्ती पौधों का पतला फैला हुआ चपटा भाग है, जो सदैव स्तंभ आदि की गांठों पर पार्श्व या ऊर्ध्व के रूप में निकलता है। पत्ती की बाह्य संरचना समझते हैं। किसी भी सामान्य प्रारूपी पत्ती के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। पर्णाधार, इसको पत्राधार भी कहते हैं, पर्णाधार या पत्राधार। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने अथवा आधार से जुड़ी रहती है, पर्णाधार कहलाता है। कुछ पौधों में पर्णाधार फूलकर मोटा हो जाता है। एक बीज पौधे में यह फैला हुआ होता है और तने के चारों ओर से ढके रहता है, तब इसको आच्छद पर्णाधार कहते हैं, जैसे प्याज, खजूर आदि।
द्विबीजपत्री पौधों में पत्राधार के पास एक या दो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें अनुपत्र कहते हैं, जैसे चना, मटर, आम आदि। कुछ पौधों के पर्णाधार फूले हुए होते हैं। फूले हुए पर्णाधार को पल्विनस कहते हैं, जैसे मटर, नीम आदि। नंबर 2 है पर्णव्रंत। पत्ती के डंठल को पर्णव्रंत कहते हैं। बिना डंठल वाली पत्ती को अव्रंत एवं डंठल वाली पत्ती को सव्रंत पत्ती कहते हैं। विभिन्न पत्तियों में पर्णव्रंत रूपांतरित होकर फूला हुआ, स्पंजी, पंखनुमा या अन्य आकार का होता है, जैसे नींबू, संतरा आदि। पर्णफलक, नंबर 3 इसका जो भाग है वो पर्णफलक है। पत्ती का वह भाग चौड़ा, हरा तथा पतला होता है। इसके बीच में एक मोटी नाड़ी निकलती है जिसे मध्य कहते हैं तथा इसके इधर उधर अनेक महीन शाखाएं निकलती हैं, इन्हें उप शाखाएं कहते हैं। प्रत्येक फलक में 2 तट, 1 अग्रक तथा 2 तल पाए जाते हैं। अब पत्तियों के प्रकार। पत्तियां साधारणतः 2 तरह की होती हैं, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती, इसमें केवल एक ही फलक होता है। इन पत्तियों में पर्णव्रंत से एक ही पत्र दल लगा होता है। इनका फलक आछिन्न, इसको इंग्लिश में एंटायर भी कहते हैं, या फिर कुछ गहराई तक कटा हो सकता है। लेमिना का कटान मध्य सिरा या पत्रनाल या पर्णव्रंत तक न पहुंचा हो तभी उसे सरल पत्ती कहते हैं, जैसे सरसों, पीपल, आम एवं जामुन। अब आता है संयुक्त पत्ती। इन पत्तियों की रचना कुछ जटिल होती है। इनका फलक एक नहीं होता है, बल्कि कटाव मध्य सिरा या पर्णनाल तक पहुंच जाता है। ये पत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, पिच्छाधार संयुक्त पर्ण और हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाधार संयुक्त पर्ण क्या है? इसमें एक लंबी या मोटी मध्य सिरा होती है जिसे रेकिस कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर से नीचे तक पर्णक दोनों ओर लगे रहते हैं, जैसे गुलाब, इमली, चना तथा गुलमोहर आदि। इसके बाद आता है इसका दूसरा रूप हस्ताकार संयुक्त पर्ण। इसमें बहुसिरीय पर्ण में कटाव इस प्रकार का होता है कि सभी पत्रक व्रंत के अग्रभाग पर लगे दिखाई देते हैं, जैसे सेमल, गुरहोर आदि। पत्तियों का सिरा विन्यास किस तरह का होता है? इसमें बहुसिरीय पर्ण में कटाव इस प्रकार का होता है कि सभी पत्रक व्रंत के अग्रभाग पर लगे दिखाई देते हैं, जैसे सेमल, गुरहोर आदि। पत्तियों का सिरा विन्यास किस तरह का होता है? पत्तियों का सिरा विन्यास समझने के लिए पत्तियों को हमें ऊपर से देख करके भी समझने की आवश्यकता होती है। पत्तियों पर सिराओं की जमावट को सिरा विन्यास कहते हैं। मुख्य रूप से सिरा विन्यास 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जालिका रूपी सिरा विन्यास और दूसरा समांतर सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास क्या है? इसमें पूरी पत्ती में सिरकाएं अव्यवस्थित रूप से जमा होकर जालिका के रूप में होती हैं। इस प्रकार का सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में होता है। अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्री पौधों जैसे रतालू, गराड़ू, चोबचीनी में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। नंबर 2 समांतर सिरा विन्यास। इसको आप शब्द से ही समझ रहे होंगे। इस तरह के सिरा विन्यास में सिराएं एक दूसरे के समांतर चलती हैं। इस तरह का सिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। पत्तियों के कार्य। पत्तियों के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन निर्माण करती हैं। नंबर 2 पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन होता है। पत्तियों द्वारा भोजन को जड़ों तक फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। नंबर 4 पौधों में से पानी पत्तियों द्वारा वाष्पित होकर निकलता है।
इसके बाद तने के कार्य। तना के कार्य मुख्यतः निम्नवत हैं। नंबर 1, तना पौधों को सहारा देता है जिससे उस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल आदि लगते हैं। 2 नंबर, जड़ों द्वारा अवशोषित जल व लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के माध्यम से होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लोएम के माध्यम से ऊपर से नीचे की तरफ भोजन निर्माण करने के बाद आता था और जाइलम के द्वारा जल और लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा ही होता है। कुछ पौधों में तने भोजन का संचय करने हेतु रूपांतरित हो जाते हैं तथा भोजन बनाते हैं। अब पत्तियों के जो भोजन बनाने की क्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस हरी पत्तियों की कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ संयोग करके कार्बोहाइड्रेट या शर्करा बनाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। 6CO2 + 12H2O टेंड्स टू, इसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। C6H12O6 क्या है? इसको शर्करा कहते हैं। अब इसके बाद आता है पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता। पौधों की उपयोगिता, पेड़ पौधों का मनुष्य के जीवन में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। मुख्य उपयोग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे इस संबंध में सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते भी होंगे। भोजन, मनुष्य अपने भोजन में अनाज, दालें, सब्जियां, मसाले, तेल, फल, चीनी आदि प्रयोग करते हैं जो सभी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा है उत्तेजक पदार्थ। कुछ वनस्पतिक पदार्थ पीने के काम आते हैं जैसे जिनसे कि उत्तेजना मिलती है, जैसे चाय, कहवा, काफ़ी आदि। 3rd नंबर है मादक पदार्थ। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि मादक पदार्थ भी पेड़ पौधों से ही बनाए जाते हैं, हालांकि इनका सेवन वर्जित है। ईंधन, पेड़ पौधों की लकड़ी ईंधन का काम करती है, जैसे आम, बबूल, सिरसा, ढाक आदि। कुछ तेल भी ईंधन का काम करते हैं। इस प्रकार वस्त्र के बारे में अगर हम देखें तो सूत कपास से बनता है जिससे सूती कपड़े बनते और जूट तथा पटसन से रस्से, बोरे आदि बनाए जाते हैं। औषधियाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, औषधियाँ भी पेड़ पौधों से ही बनाई जाती हैं। आंवला, पुदीना, अमलतास, लौंग, तुलसी, नीम, हल्दी आदि पौधों से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनती हैं। लास्ट है आभूषण, सजावट, फर्नीचर, इत्र व तेल आदि में भी पौधों का ही उपयोग विशेषकर होता है। इसके बाद आता है जंतुओं की उपयोगिता। पौधों की उपयोगिता के साथ साथ जंतुओं की भी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत है। इनकी प्रमुख उपयोगिताएं निम्नवत हैं। नंबर 1, भोजन में उपयोगिता। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मांस, अंडा, शाकाहारियों के लिए दूध आदि। कृषि कार्य में उपयोगिता, गोबर, खाद, मल मूत्र, जुताई एवं बुआई आदि। इसमें कृषि कार्य में भी इनके जो जानवर होते हैं वो इसके उपयोगी होते हैं। परिवहन, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि। रोजगार के लिए मुर्गी पालन, दूध डेयरी, रेशम कीट का पालन, गौ पालन इत्यादि। ये रोजगार का साधन है जिनसे कि हमारी आय की भी वृद्धि होती है। आभूषण निर्माण, हाथी दांत,
तथा अन्य जानवरों की हड्डियों से आभूषणों का निर्माण होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय संतुलन। प्रकृति में जंतुओं द्वारा एक दूसरे का भोजन किया जाता है, जिससे खाद्य जाल बनता है। इसलिए सृष्टि के प्रत्येक जीव जंतु का पर्यावरणीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर 2 आज समाप्त होता है। आपसे लोगों से पुनः अनुरोध है कि चैप्टर 1 का वीडियो जो पूर्व में हमने अपलोड किया था उसको भी पूरा बार बार सुने, ताकि सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से ये चैप्टर 2 का जो वीडियो है इसको भी बार बार सुने, इसको सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमने इसके नोट्स जो बना करके तैयार किए हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी लिंक मिल जाएगी। आप उससे डाउनलोड करके आप इसकी छाया प्रति करके इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका ये 2 चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब 1 या 2 दिन के भीतर पुनः आपका चैप्टर 3 फिर लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।